हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। और कार्यपत्रक संख्या हमारी 11 और तारीख आज की बच्चों हमारी 2/11/2020 सोमवार। दिन हमारा कौन सा है? सोमवार। तो यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो प्यारे बच्चों, आओ इस वर्कशीट को हम शुरू करें। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। कि जो 1857 की क्रांति से पहले पहले जो 1857 की क्रांति हुई उसको कैसे पनपी, कैसे उसके क्या कारण थे, तो किस प्रकार अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उनका किस प्रकार भारत में आगमन हुआ, तो उसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो इसे हम समझेंगे। ठीक है बेटा। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। कि जो मुगल शासक काल थे तो उन्होंने 1500 से लेके तो और 1700, मतलब उन्होंने भी काफ़ी 200 साल शासन किया। तो उस समय मुगल शासक हुआ करते थे। उन्होंने भारत देश में खूब अपना राज्य और वर्चस्व स्थापित किया। तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होती चली गई। तो उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन भारत देश में हमारा हुआ। तो मुगल शासक जो राजा थे तो उनमें औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जो उस टाइम के लोकल राजा हुआ करते थे तो उन्होंने अपनी अपनी जगह अपने अपने क्षेत्रों पे अपना अपना अधिकार जमा लिया। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। इधर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नया ताकत उभरने लगी थी। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे 1800 के जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 1800 जैसे जैसे उत्तरार्ध खत्म होती गई आदि, तो उसके बाद ही अंग्रेजों का भी एक रूप नया ताकत में उभरने लगा। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वो सब देश के नीति निर्धारक बन बैठे। मतलब वो अब धीरे धीरे जैसे व्यापारी के रूप में आए थे उनकी कंपनी, और धीरे धीरे पूरे देश के निर्माता ही वो बन गए। तो ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व भारत देश पे जमाया। 1600, तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर, मतलब इजाजनामा हासिल किया। कि 1600 में जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, तो उन्होंने सबसे पहले पूर्व में व्यापार करने का अपना अधिकार मांगा वहाँ के राजा से। तो इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। वहाँ पे वो अपना व्यापार कर सकते थे। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती। एकाधिकार का मतलब है कि उन्हीं की कंपनी वहाँ पे अपना व्यापार करेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी की उनसे होल्ड नहीं कर सकती, उनका सामान नहीं बेच सकती। इसके द्वारा कंपनी के समुद्र तट पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। मतलब जो भी इलाके वहाँ पे थे पूर्व में, तो उनको सबको वो खोज रही थी। वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। और लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों, जैसे अंग्रेज तो इंग्लैंड से आए हुए थे, वो जो दूसरी शाही दस्तावेज जो दूसरी यूरोपीय ताकतें थी तो उनमें फ्रांस देश की, डच, पुर्तगाल और पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। कि जो और भी शाही दस्तावेज जो इनको इजाज़नामा मिला कि जो भी ये भी यूरोपीय ताकत थी उनको भी उनमें पूर्व में बाज़ारों में अधिकार था अपना सामान बेचने का, तो ये भी उनको मिला। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर
हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचते थे तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। कि जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने भी धीरे धीरे अपने जब पूरब के बाज़ारों में कब्जा कर लिया, तो उसी प्रकार जो पुर्तगाली थे उन्होंने भी कहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया, गोवा में अपना ठिकाना बना लिया। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। कि भारत में जो कपास होता था उससे बारीक सूती जो कपड़ा बनता था, और इसके साथ साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये जो मसाला भारत में 1857 की क्रांति से पहले जो ये सारी चीज़ें होती थी, तो इनकी ज़बरदस्त इंग्लैंड के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मांग थी। तो ये सभी क्या करती थी ये कंपनियां, यहाँ से कच्चा माल ले जाके और अपने देशों में उसे पक्का माल, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में उसे पक्के माल के रूप में और ऊंचे दामों में ये लोग बेचा करते थे। तो अपना भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो इन्हीं सभी के उत्पादनों की वजह से कहलाता था, क्योंकि भारत का पैसा भारत में होता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति चाल, फूट डालो और राज करो की नीति से यहाँ के जो सियासत राजा थे, तो उन्होंने आपस में फूट डाल की और धीरे धीरे सभी राज्यों को अपने कब्जे में लेते गए। आगे देखते हैं। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती इस प्रथा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। कि जैसे जैसे यूरोपीय कंपनी थी, ये फ्रांस, डच, पुर्तगाल और इंग्लैंड की जो कंपनियां थी, तो इन्होंने आपस में हर कीमत की वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका मुनाफा क्या हुआ, घटने लगा। भारत में जो चीज़ें सस्ती थी वो उनको अंग्रेज़ लोग वह बाहर जाकर अपनी कंपनियों फैक्ट्रियों में बेचकर तो उनसे बढ़िया कीमत वो ले लेते। धीरे धीरे उन सामानों की कीमत भारत में क्या हुई, घटने लगी। आगे, बाजारों पर कब्जा करने की इस ओर ने कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू कर दी। कि आपस में कभी फ्रांस और डच और पुर्तगाल आपस में लड़ा करते थे। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी कर दी। अब मतलब जहाँ जहाँ पे उनका अधिकार था, तो वहाँ भी जहाँ उनकी बस्तियाँ बसी थी, तो उन्होंने उस इलाके पे किलेबंदियाँ मतलब दीवार वगैरह बनाना शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा। अब धीरे धीरे जिस वो राज्य में ठहरते थे, तो वहाँ के जो शासक थे, तो उनको जो भी आपस में पक्ष लेता था, तो वो एक दूसरे के दुश्मन तक बन गए होने लगा। तो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले ही दुखी थे। अब धीरे धीरे जो वहाँ के शासक थे, तो उनको भी तो घाटा होता था, क्योंकि उनका कच्चा माल यहाँ से बाहर जाता था और उनके बदले में जो बनी पक्की वस्तुएं उनके बाजार में आने लगी, तो उनको भी राजस्व का घाटा होने लगा। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं बेटा, उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। जो बंगाल का सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे कि 1621 में हुगली नदी, बंगाल जो हुगली कोलकाता शहर में हुगली नदी के किनारे पहले इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। तो जहाँ निर्यात के होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, और जैसे जैसे व्यापार कंपनी ने सौदागरों, व्यापारियों, फैक्ट्रियों के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। तो जैसे जैसे फैक्ट्री लगी, तो वहाँ पे धीरे धीरे सौदागर और व्यापारियों को भी फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए कहा। 1696 ईस्वी तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किले बनाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे आबादी बस गई, तो आपको पता है जैसे जैसे हमारा इलाका बसता है, तो हम भी किलेबंदी बनाना शुरू कर दिया। और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। मतलब मुगल जो अफसर होते थे, तो उनको रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मीन भी उन्होंने खरीद ली थी, जिसमें एक गांव कालीकाता था, जिसे हम आज कलकत्ता के नाम से जानते थे। जो उस टाइम का जो कलिकाता नाम से जाना था, जो बाद में क्या बना, कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे कोलकाता नाम इसका रखा गया, कैसे इन्होंने खरीदा, तो ये सब इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, हम अच्छे से पढ़ लें। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया था कि जो 1707 में जो मृत्यु हुई औरंगजेब की, तो उससे पहले ही अपने अधिकार करने का प्राप्त तो कर ही लिया व्यापार का, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर देती। मतलब जो बाहर के लोग यहाँ पे आके अपना व्यापार वगैरह करते थे, तो उन सबको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जो मुगल शासक औरंगजेब था, तो इन्होंने अपने फायदे के लिए इन कंपनियों को बिना चुंगी वाला व्यापार करने को पट्टा दे दिया था। तो इससे क्या, अंग्रेजों को टैक्स देना नहीं पड़ता था,
और उनको उल्टी डबल फायदा होने लगा। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार करने के लिए। लेकिन ये जो अधिकार था तो इन्होंने क्या सिर्फ कंपनी को दिया था, लेकिन वहाँ के जो आला अफसर होते थे, जो अधिकारी होते थे, उन्होंने भी अपना निजी व्यापार शुरू कर दिया और वो भी टैक्स देने नहीं थे। इसलिए भारत के जो भी राज्य थे उनको भी घाटा होने लगा। और जो लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिसमें बंगाल में राज्य वसूली बहुत कम हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। जो औरंगजेब ने दिया था, तो जो ये निजी अफसर होते थे अंग्रेजों के बड़े बड़े, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, कंपनी को, भाई भारत की जो कंपनी थी उसको भी टैक्स देने से मना कर दिया। तो धीरे धीरे आप लोगों ने देख लिया कि कैसे अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोली वहाँ पे उन्होंने अपना आवासीय स्थान बनाना शुरू कर दिया और अपने किले भी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है और इसके प्रश्न दिए हुए तो उनको हम देख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के अधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? तो आपने देखा तो उनको सबसे पहले क्या क्या नहीं देना पड़ता था, उनको सिर्फ उनको देखो टैक्स नहीं देना पड़ता था और जहाँ मन चाहे वो वहाँ पे रहने लगे। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यार कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्ट इजाजनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर भी नए इलाकों को खंगाल सकती थी। तो यही अधिकार उनको यहाँ पे फायदा मिला। तो इसका आंसर हम यहाँ से इन 3 लाइनों में लिख देंगे। ठीक है बेटा। दूसरा है यूरोपीय व्यापारी भारत के किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे और धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो इसका भी आंसर हमने वर्कशीट में पढ़ा, तो वो भी देखेंगे हम बेटा। ये रहा देखो, ये रहा यूरोप के बाजारों में भारत से बने सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त वहाँ पे मांग थी। और इन सभी यूरोपीय कंपनियों के प्रतिस्पर्धा होने के कारण भारत की इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। तो यही हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक दोनों ओके। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू क्यों किया? तो आपने देखा यहाँ पे ये रहा तीसरा क्वेश्चन, ये रहा। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनियों को मिला था, न कि कंपनियों के अफसरों के निजी व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क देने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। जो वहाँ के जो शासक थे मुर्शिद अली खान, तो उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। क्योंकि उनकी जो बंगाल राज था उनका राजस्व कर बिल्कुल ही उनको नहीं मिलता था। ना तो जो राजस्व वसूली कर होता था तो वो यही होता था कि जो वहाँ के राजा थे तो वो कर के रूप में वसूलते थे, तो वो सब अंग्रेजों को फ्री में मिल गया औरंगजेब के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है बेटा, ये 3 लाइन हम इस क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे। चौथा है किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण द्वारा विस्तार पूर्वक लिखें। तो बेटा इसका आंसर आपको सबको पता ही होगा। देखो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ भी था, ये रहा। चौथे क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि जिस प्रकार भाई मतलब किसी भी अधिकार व्यापार में हमें मान लिया पूरा अधिकार मिल जाता है, तो वहाँ पे हमारे सामान से अलावा कोई कंपनी वहाँ पे सामान नहीं बेचेगी और वहाँ पे हम भाई अपनी चीज़ें जो सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर और उन्हें हम ऊंची कीमत पर भी बेच सकते हैं और बड़े से बड़ा मुनाफा भी हम कमा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे यही है कि जो गरीब लोग थे, जो चरखा वगैरह पे आश्रित थे, तो उन लोगों का धंधा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। और जो हाथों से बनने वाले काम, जो आदमियों से काम होते थे, वो सभी किसने ले लिए? मशीनों ने काम में ले लिया, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों के पास तो बड़ी बड़ी मशीनें थी। यहाँ से वो सारा कच्चा माल, सूती वस्त्र, कपड़े वगैरह आदि सब यहाँ से कम कीमतों पे ले जाकर
और इंग्लैंड में जाकर वो ऊंची कीमतों पे वहाँ पे बेचते थे और उसी कच्चे सामान को पक्के सामान में बदल कर यहाँ पे भारतीय बाज़ारों में वो दुगनी कीमत पर बेचते थे। तो इसी प्रकार आप भी जानते हैं कि जो गरीब लोगों का जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, गरीब बेचारे बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन एकदम बिल्कुल इस स्थिति में आके एकदम हमारा खराब स्थिति है, दयनीय और एकदम आत्मा को जन झंकोर देने वाला ये जीवन होगा हमारा। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये तीनों क्वेश्चन हमारे चारों क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वर्कशीट को अच्छे से देख के अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में कर लेंगे और अपने टीचर से चेक करवा लें। थैंक यू।